महाराष्ट्र में निकाय चुनाव चल रहे हैं, जबकि बीएमसी के चुनाव की तारीख अभी आना बाकी है। संभवतः ये चुनाव जनवरी से पहले पहले निपट जाएगा। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि जितने भी दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हों या फिर महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दल हों, लगभग अभी तक तो सब अलग अलग लड़ने की फिराक में है। किसी का किसी से अभी तक गठबंधन बन नहीं पाया है। क्यों पूरे देश की नज़र बीएमसी के चुनाव पर है और कैसे इसका बजट बाकी पार्टियों की निगाह पर हमेशा चढ़ा रहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केशव जी। केशव जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि बीएमसी का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों एक राज्य के बराबर की तुलना इस चुनाव से की जाती है और कैसे यह बाकी राजनीतिक समीकरणों को उलझा देता है? हाँ, आपके सवाल का मैं 2 टुकड़ों में जवाब दूंगा। पहला तो इस पर पूरे देश की नज़र क्यों रहती है, बीएमसी का चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऑब्वियसली उसके बजट की वजह से। जी, देखिए, बीएमसी का पिछले वित्त वर्ष में क्या बजट रहा है? लगभग 75,000 करोड़। देश में इससे ज़्यादा पैसे वाली म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन, म्यूनिसिपल यूनिट कोई नहीं है। कई राज्यों से ज़्यादा बजट है। बिल्कुल, कई सारे राज्यों से ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे, दूसरे नंबर पर बेंगलोर है, जहाँ पर बृहत बेंगलोर महापालिका बीबीएमपी का बजट करीब 20,000 करोड़ का होता है और उससे करीब 3 गुना ज़्यादा, लगभग 4 गुना, 75,000 करोड़, लगभग 4 गुना कह सकते हैं। 3 गुना से तो बहुत ज़्यादा है। तो इतना बड़ा बजट है और ये राइटली सेट की कई सारे राज्यों के बजट के बराबर है, उससे ज़्यादा है। मुझे तो लगता है कि कई सारे छोटे छोटे देश होंगे, उनकी जीडीपी इतनी होगी जितनी बीएमसी का बजट है। जी, तो एक तो ये पैसा उसकी वजह पैसा है। सबसे बड़ा है। पैसे को लेकर खींचतान रहती है। कहा जाता है कि जब बाल ठाकरे थे तो एक छत्र राज शिवसेना का बीएमसी में होता था और उसकी बड़ी वजह ये थी क्योंकि बीएमसी के पास जितना पैसा आता है उतना किसी भी म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। एक तो पैसे वाली बात होगी, सबसे बड़ा बजट है। दूसरी बात, स्टार पावर। अब देख लीजिए, चाहे वो बांद्रा जुहू हो, साउथ मुंबई का पॉश इलाका हो या फिर दहिसर हो, घाटकोपर हो, बीएमसी सबको मैनेज करते हैं। 75,000 कैसी हो, हाँ अभी कैसी। तो 75,000 करोड़ रुपए के बजट से ये बीएमसी सबको मैनेज करते हैं। इसमें कई सारे सितारे चुनाव मैदान में होते हैं, प्रचार में होते हैं। इस वजह से भी बीएमसी लोगों को अपनी तरफ उनका ध्यान खींचता है। पूरे देश की नज़र इसलिए रहती है कि स्टार पावर भी चुनाव मैदान में होता है, प्रचार के तौर पे जैसे भी। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस। इसके राजनीतिक प्रभाव न केवल पूरे प्रदेश बल्कि देश की राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। वो कैसे, इसी पर हम विस्तार से अभी बात करेंगे। ये तो पैसे वाली बात हो गई कि इतना सारा बजट है, उस बजट को अपने अधिकार में लेने के लिए पार्टीज के बीच लड़ाई चलती रहती है, वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। और मज़ेदार बात यह है कि चाहे राज्य की सत्ता में कोई भी गठबंधन हो, बीएमसी में सब इंडिपेंडेंटली जाना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और हालांकि वहाँ पर भी ये सपोर्ट और पैर खींचने का गेम चलता रहता है। सेलिब्रिटी वाली बात हो ही गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है, राजनीतिक मायने उस पर आते हैं। बीएमसी के अलावा भी महाराष्ट्र में नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं जी, और और वहाँ पर जो पार्टियों के मतभेद हैं, अब गठबंधन के अंदर जो मतभेद हैं वो सतह पर आने लगे हैं, खुल के दिख रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे का ही स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा है कल, कि वो किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। अब एक गठबंधन में एक महत्वपूर्ण घटक है और इसको शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के मुखिया के तौर पर ही नहीं बल्कि एनडीए के एक प्रमुख घटक दल के नेता के तौर पे देखना पड़ेगा, जो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री भी हैं इस वक्त, उससे पहले मुख्यमंत्री थे। और उनका ये कहना कि वो किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं, जिसके अस्तित्व की संरचना ही बीजेपी की कलम से हुई हो। और उनका कहना यह है कि अब हम बीजेपी के साथ नहीं है, महायुति में यहाँ से रास्ते अलग दिख रहे हैं। तो फिर देखिए, ये न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को, आप देखिए एकनाथ शिंदे ग्रुप के कितने एमपीज हैं, क्या केंद्र सरकार की उन पर निर्भरता नहीं है? अगर ये बदलता है तो ये पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलेगा। एकनाथ शिंदे की बात क्यों करें, आप संजय राउत की भी बात कीजिए। संजय राउत पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उनका मनोरंजन हमें नहीं मिल पा रहा था। संजय राउत आते हैं और क्या कहते हैं कि अकेले फैसला करूंगा। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, कहते हैं एकनाथ शिंदे गुट के कई सारे नेता शिवसेना उद्धव गुट के संपर्क में हैं। तो ये अगर अदला बदली होती है तो क्या महाराष्ट्र की सरकार टिक पाएगी? और ये दावे वो पहले भी कर चुके हैं। हालांकि यार इतने दावे कर रहे हैं
तो ठीक है, लेकिन जब नहीं, तक वो उन दावे दावों पहले- में जब तक कुछ क्रिया होती हुई नहीं दिखेगी बिल्कुल तब तक दावे पहले कर चुके हैं और हर गठबंधन दूसरे गठबंधन की कमजोरी का दावा करता है, लेकिन जो संजय राउत कह रहे हैं और जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, इसके बीच में कोई ना कोई अर्थ छुपा हुआ है। एकनाथ शिंदे का ये कहना कि वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं लेकिन किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ संजय राउत का कहना है कि कुछ लोग उनके संपर्क में है, मतलब यूबीटी, शिवसेना यूबीटी के संपर्क में है। तो इसमें कुछ न कुछ तो संबंध लगता है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आइसोलेटेड, दो अलग अलग आइसोलेटेड स्टेटमेंट के तौर पर आपको अगर आप देखते हैं तो शायद लगेगा कि दोनों अलग स्वतंत्र कथन है, लेकिन आप दोनों को एक साथ रख के देखिए तो इसमें कुछ न कुछ अंतर संबंध आपको मालूम पड़ेगा। तो ये अगर होता है, ये हालांकि सब कुछ ये अगर और मगर का खेल है। अगर ये होता है मगर बीजेपी चुप बैठेगी, नहीं बैठ सकती है, लेकिन अगर बीजेपी एक दूसरे की फाइल दबा के तो बैठे होंगे। लेकिन अगर ये अगर होता है तो क्या होगा? महाराष्ट्र की राजनीति प्रभावित होगी और इसका प्रभाव केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रह सकता पूरा है, सिनेरियो पलट जाएगा। दूसरी बात, शरद पवार देखिए क्या चाहते हैं। शरद पवार ने बीएमसी और महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से जस्ट पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि एमएनएस को महाविकास अघाड़ी में शामिल करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस की उस पर नाराजगी है और कांग्रेस की नाराजगी का भी कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। अगर उद्धव ठाकरे को एमबीए में रखते हैं, राज ठाकरे को, सॉरी उद्धव ठाकरे को रखते हैं, एमबीए में रखते हैं तो एमएनएस को तो रखने राज ठाकरे को रखने में क्या और दिक्कत जबकि है? अब तो दोनों भाइयों में सुलह भी हो गई है। अब इस नगर निकाय चुनाव में देखिए एमएनएस और शिवसेना और यूबीटी साथ आ गए हैं। अब शिवसेना कंसोलिडेटेड होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि इनकी जो शक्ति आज बट गई थी, राज ठाकरे अलग हो गए वो। और अगर यहाँ पर ये संगठित होते हैं, जो एकनाथ शिंदे ग्रुप में लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो वही लोग थे जो मातोश्री के चक्कर लगाते थे, वही थे ना। उनकी लॉयल्टी बदलते कितनी देर लगेगी? बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। और राज ठाकरे भले ही अपने वोट बैंक को एक विनिंग वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाए या ना कर पाए, पर इतने में तो वो करते रहे हैं कि डेंट देने में हर बार लगभग कामयाब हो जाते। वही राज ठाकरे अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन दूसरे की हार सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाते थे। आपने स्वतंत्र की यहाँ पर बात की है, तो कांग्रेस भी यहाँ पर स्वतंत्र चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। खास करके बिहार चुनाव में जो डेंट मिला है उसके बाद से कांग्रेस ने तय किया है कि हम बीएमसी के चुनाव में अकेले उतर सकते हैं। वो बात अलग है कि बैक चैनल शरद पवार से उनकी बातचीत चल रही। अगर कांग्रेस अकेले उतरती है बीएमसी के चुनाव में, क्या असर होगा? और कांग्रेस धरातल में चली जाएगी या फिर कुछ उत्थान होने की संभावनाएं हैं? मुझे लगता है बीएमसी में कांग्रेस शायद अकेले ही जाएगी, शरद पवार उनके साथ नहीं आए। हालांकि ये कांग्रेस की ही कोशिश है कि शरद पवार उनके साथ आए और एनसीपी कांग्रेस साथ मिलकर गठबंधन में बीएमसी का चुनाव लड़े, क्योंकि अगर साथ नहीं लड़ते हैं चुनाव तो मुझे नहीं लगता है कि बीएमसी में कांग्रेस के लिए कोई भी स्कोप है। ये इक्वेशन ए है, समीकरण 1 है ये। कुछ एक एरियाज को छोड़ दें, कांदीवाली वगैरह नहीं हो सकता है। वहां पर भी जो कांदीवाली एरिया की बात करें, वहां भी कांग्रेस अपने प्रभुत्व से एक सीट निकाल ले जाएगी बीएमसी में, यह कहना मुश्किल है। भाजपा निकाल सकती है। अब शिंदे ग्रुप का क्या रुख होता है, इस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों का भविष्य निर्भर करेगा, क्योंकि एमएनएस और शिवसेना अगर साथ में आते हैं तो जो सेना समर्थित वोट है वो उनको जाएगा, जो मराठा वोट है वो शरद पवार को जाएगा, जो नॉन मराठा है उत्तर भारतीयों का वोट है वो बीजेपी को जाएगा। कांग्रेस को क्या हासिल होगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात और मैं ऐड करूं यहाँ पर, कांग्रेस अगर अकेले जाने का फैसला करती है बीएमसी चुनाव में तो ये बहुत बड़ा हिम्मत का काम होगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने पैरों पे खड़ा होने की सोचनी चाहिए, केवल बीएमसी में नहीं, पूरे देश में। बिहार चुनाव के बाद जो उनकी किरकिरी हो रही है, अगर बिहार चुनाव में गठबंधन में नहीं लड़ते तब भी हो सकता है 6 सीटें जीतते वो, लेकिन फिर बिहार में लोगों को एक नया विकल्प मिलता। बिहार में जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई, या पूरे देश में जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग होती गई। अब उनके पास विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है। कांग्रेस अगर उनके राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहते हैं तो कोई विकल्प नहीं बनते हैं। पूरे देश में फिर से इनको एक विकल्प के तौर पर खुद को प्रस्तुत करना चाहिए। कांग्रेस सेवा दल जो आरएसएस की तरह ग्राउंड पे काम किया करता था, तो वो सेवा दल को आज कोई जानता नहीं। सेवा दल को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए, उसको संगठित करना चाहिए। राहुल गांधी जिस जैनजी की बात करते हैं वो जैनजी सेवा दल से परिचित नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सवाल है सर मेरा, जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है महाराष्ट्र में, अगर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना भी एमवीए का हिस्सा बन जाती है, हाथ मिला लेते हैं मान लीजिए एक बार को, उद्धव ठाकरे की शिवसेना
एकनाथ की शिवसेना, MNS, शरद पवार, ये सब एक साइड हो जाते हैं। अब क्या सिनेरियो बनेगा? अब तो ऑब्वियसली तो नंबर गेम उनके साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है महाराष्ट्र में, लेकिन इनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, ये मेजोरिटी मार्क से कम पे है। उस स्थिति में अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप उद्धव ठाकरे से मिल जाता है तो ऑब्वियसली मेजोरिटी उनके पास चली जाती है। लेकिन बीजेपी इतनी कच्चा खिलाड़ी नहीं है, कच्ची खिलाड़ी नहीं है। अगर ये जाते हैं तो जब शिवसेना को तोड़ के वो दो फाड़ कर सकते हैं तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तोड़ने में इनको कितना वक्त लगेगा? हाँ, हो सकता है कि वो मतलब इस अंदर आप देखिए बीजेपी कितना बड़ा गेम करती है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देती है, देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाती है, और क्या जाता है देवेंद्र फडणवीस अभी उतनी ज्यादा संख्या भी नहीं चाहिए। बीजेपी को 15 से 20 MLA की जरूरत पड़ेगी, 15 से 20 मिनिस्टर बना देंगे। कौन मिनिस्ट्री छोड़ के जाएगा शिंदे जी के साथ? तो बीजेपी अपनी गोटियां बहुत सोच समझ के चलती है, लेकिन सेट होंगी। हाँ, लेकिन बीएमसी चुनाव ने महायुति पर, NDA गठबंधन जो महाराष्ट्र में महायुति, उस पर तो जरूर कुछ कठिन सवाल फेंक दिए हैं। क्या एकनाथ शिंदे बीएमसी चुनाव के बाद बने रहेंगे NDA में, महायुति में? यह एक बहुत ही तीखा सवाल बन गया है। जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही हैं और जिस तरह से खबरें बाहर आ रही हैं, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, वो वाकई में बहुत सारे कठिन सवाल पैदा करते हैं। फिलहाल 20 दिसंबर तक इसकी तारीख आनी है कि कब BMC का चुनाव होगा, और इसके साथ ही जनवरी में फैसला हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे किस करवट बैठने वाले हैं। हमारा इस BMC चुनाव को लेकर जो भी आकलन है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.